नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंशिता और आपके साथ बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी। आप भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, तो बहुत सारी जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं और निशिकांत दुबे के बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी इस असमंजस में है कि वो निशिकांत दुबे के साथ खड़ी हो या उनका विरोध करे। हालांकि बीजेपी की जो नीति रही है वो एक बार फिर उजागर हो गई है कि बीजेपी अपने नेताओं की तरफ से कुछ ऐसे बयान दिलवाती है और फिर उनके बयान पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है उसको देखती है और उसके आधार पर तय करती है कि उसे अपने जो नेता हैं उसके बयान का समर्थन करना है या उससे किनारा करना। और ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिल रहा है क्योंकि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को और खासकर सीजेआई संजीव खन्ना को लेकर जो एक विवादित बयान दे दिया है उसके बाद से पूरे देश में बवाल मच गया है। और जिस तरह से अब विपक्ष हमलावर है उसको देखते हुए पहले बीजेपी ने यह कहा कि उनका निजी विचार है, उससे किनारा किया। और जब सवाल यह किया गया कि किनारा करना तो ठीक है लेकिन क्या आपको इस पर नहीं कहना चाहिए कि यह बयान गलत भी है, जब यह कहा गया तब कहीं जाकर बीजेपी की तरफ से या जेपी नड्डा की तरफ से जो पार्टी अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ये बयान आया है कि हाँ ये हम इस बयान का खंडन करते हैं, यानी हम इस बयान के साथ नहीं है। यानी साफ है कि बीजेपी अब बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है। और पिछले दिनों एक बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा था, खासकर जगदीप धनखड़ जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनके बयान के बाद जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आलोचना की थी, टिप्पणियां की थी सुप्रीम कोर्ट को लेकर, उसके बाद से एक सवाल उठ गया था कि क्या कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक जंग छिड़ गई है। और उस सवाल का जवाब अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जगदीप धनखड़ आए थे, उन पर सवाल उठे थे कि वो एक संवैधानिक पद पर होते हुए बीजेपी के एजेंट की तरह काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब निशिकांत दुबे ने भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर जिस तरह का बयान दिया है उससे यह साफ हो गया है कि बीजेपी अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ी होती दिखाई दे रही है। और ऐसे में निशिकांत दुबे और पूरी बीजेपी अब बुरी तरह घिरी हुई है। तो क्या कुछ अपडेट है अविनाश जी आपके पास और कैसे बवाल मच गया है और इसका असर क्या होने वाला है? हाँ, जिस तरीके का बयान निशिकांत दुबे ने दिया है, सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने हमला बोल दिया है कि आप या तो सरकार के फेवर में डिसीजन दें और नहीं तो फिर मान के चलिएगा कि देश में जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं के जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई होंगे। या मतलब हालत ये है कि जो भी स्थितियां चल रही खराब चल रही हैं, जो कुछ भी कहीं पर भी सांप्रदायिक टकराव का मामला हो या कोई दूसरी भी समस्या हो, निशिकांत दुबे ने तो सीधा सीधा बोल दिया है कि देश में जितने भी सांप्रदायिक टकराव चल रहे हैं, एक तरीके से धर्म युद्ध उन्होंने बोला है, उन सब के जिम्मेदार सीजेआई हैं। अब सीजेआई ने ऐसे कौन से आदेश दिए हैं जिसके चलते देश के में हिंसा हो रही है? अब जिस आप बंगाल का भी देखें तो भाई वो राज्य सरकार के मामले हैं। सीजेआई ने तो वक्फ बिल पर अभी तक रोक भी नहीं लगाई है, अभी सिर्फ सुनवाई चल रही है। उन्होंने सिर्फ सरकार से सवाल पूछे हैं कि आप इस तरीके के जो क्लॉज लेके आए हैं भाई इसके मायने क्या हैं। सवाल पूछने पर ही बीजेपी के नेता जिस तरीके से भड़के हुए हैं और जिस तरीके के आरोप सुप्रीम कोर्ट पर अब लगाए जा रहे हैं, आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट यदि कोई फैसला देता था तो जो बयान आता था वो ज़्यादा से ज़्यादा पक्ष होते विपक्ष होते थे, उनका बस यही कहना होता था कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उससे हम पूरी तरीके से सहमत नहीं हैं। लेकिन इस तरीके के आरोप कि भाई सीजेआई धर्मयुद्ध जो फैले हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट संविधान में हस्तक्षेप कर रहा है, संसद पे ताले लगा देने चाहिए, इस तरीके के आरोप सुप्रीम कोर्ट पर, ये आरोप नहीं सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया है जो बयान निशिकांत दुबे का आया है। और जो आपने बताया कि बीजेपी के नेता सबसे पहले बयान दिलवाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि भाई इस बयान का एक तरीके हलचल किस तरीके की मच रही है। अगर बीजेपी के खिलाफ वो जाता हुआ दिखता है तो बीजेपी के बड़े नेता फिर सामने आते हैं और उस बयान से अपना किनारा करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के वरिष्ठ सांसद का ये बयान आया है और क्या जेपी नड्डा ने उन सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है? सिर्फ आपने एक बयान से किनारा कर लिया है। तो बयान से किनारा करने का मायने तो ये है कि आपने बाकी सांसदों से भी कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर यदि आप लोग भी बयान देंगे तब भी पार्टी आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगी, सिर्फ ये कह देगी कि उनके निजी विचार हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट पर सीधा सीधा हमला बीजेपी का सांसद कर रहा है और आप उसके जवाब में ये कह रहे हैं कि हम इससे सहमत नहीं हैं, जबकि बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए अपने सांसद पर।
लेकिन होता है बीजेपी के अंदर पूरी तरीके से उल्टा है। आप देखिएगा सबसे पहले जो जिस तरीके से जगदीप धनखड़ का जो बयान आता है उपराष्ट्रपति का बयान सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था राज्यपाल की शक्तियों पर, उस पर नहीं आता है। उससे पहले वो एक और जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, उस मामले को लेकर भी जगदीप धनखड़ का एक पहले बयान आया था। तब उन्होंने कहा था कि संवैधानिक संस्थानों में नियुक्तियों के मामले में सीजीआई का क्या काम है, और उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की सुनवाई करनी ही नहीं चाहिए, और उसके खिलाफ कोई ज़्यादा हलचल नहीं मची देश में, किसी के बयान नहीं आए। तो उसके बाद जब दूसरा जो मामला आया राज्यपाल की शक्तियों को लेकर, तो फिर जगदीप धनखड़ का बयान उससे भी ज़्यादा आक्रामक होकर आया और उसका जब जगदीप धनखड़ के बयान पर विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए गए, लेकिन जाहिर सी बात है कि उपराष्ट्रपति का बयान है तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। तो उसके बाद अब बीजेपी के नेताओं के बयान उस पर आने शुरू हो गए हैं। लेकिन जो निशिकांत दुबे का बयान आया है, इस पर यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संभवतः संज्ञान लेगा। सोमवार को कोर्ट खुलेगी, उसके बाद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। तो जिस बयान पर इतना बवाल मचा है निशिकांत दुबे के, पहले वो बयान सुनते हैं, उस पर आगे चर्चा करेंगे कि कैसे इस तरह से अब ये एक तरह से कार्यपालिका और विधायिका के बीच लड़ाई गहरी होती चली जा रही है। लेकिन पहले निशिकांत दुबे को सुनते हैं। ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही अगर कोर्ट से ही सारे कानून बनेंगे तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। बंद हो जाने चाहिए ना। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में दो ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं कही, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं कही। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। हमने आईटी एक्ट बनाया। आईटी एक्ट में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पौर्न आते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पौर्न आते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से ख़त्म कर दिया हमने, आईटी एक्ट ख़त्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेके 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। यानी साफ साफ आरोप लगा दिया निशिकांत दुबे ने कि जो भी धर्म युद्ध हो रहे हैं या जो भी हालात आज पैदा हो रहे हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, जबकि
अगर हम बात करें कि देश में नफरत फैलाने की या धर्म के आधार पर बांटने के जो आरोप है वो बीजेपी पर लगते हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी अब सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो गई। पहले जगदीप धनखड़ का बयान आना, फिर निशिकांत दुबे का बयान और भी ज्यादा अटैकिंग मोड में है। यानी जो बात जगदीप धनखड़ ने कही थी कि सुप्रीम कोर्ट को अपने दायरे में रहना चाहिए, खुलकर उन्होंने ये बात नहीं की थी, लेकिन उनके बयानों का मतलब यही था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार पर हावी नहीं हो सकता या सरकार के बनाए हुए कानूनों के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को चलना पड़ेगा, उस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के काम पर, उपराष्ट्रपति के काम पर, राज्यपाल के काम पर सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़े नहीं कर सकता। अब यहां पर निशिकांत दुबे भी कहीं ना कहीं और ज्यादा अटैकिंग मोड में वही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे में नहीं है। और इसके अलावा दीपक शर्मा का भी बयान जो है इसी तरह का आया है। तो ये सब क्या चल रहा है? मतलब बीजेपी के नेता खुलकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह का माहौल क्यों बना रहे हैं? वक्फ कानून को लेकर जो रवैया देखने को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, या इससे पहले और भी कई मामलों में जिस तरह से नाराजगी दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे वो चुनाव आयोग का मामला हो या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो सख्ती देखने को मिली, क्या इस वजह से ये चीजें चल रही है? वही कॉलेजियम को लेकर अविनाश जी, पिछले दिनों जो बहुत ज्यादा चर्चा रही कि हस्तक्षेप करना चाहती है बीजेपी और मोदी सरकार, क्या ये सारी चीजें इसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सरकार के बिल्कुल अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है? मतलब जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट की सख्ती है, मतलब साफ है कि आम जनता का भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर बढ़ रहा है। ये आम जनता को कम से कम ये एक तरह से कह सकते हैं कि मानता है, जनता मानती है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो उसे न्याय मिलेगा। यही वजह है कि वक्फ कानून जब संसद से पहले पारित हुआ, फिर जब जिस तरह से वो पास हुआ और अब कानून लागू हो चुका है, इसके बाद भी मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो ये विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर। लेकिन अब बीजेपी और बीजेपी के जो नेता हैं, तमाम सांसद या उपराष्ट्रपति, सभी लोग सुप्रीम कोर्ट को ही गलत बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके का बयान निशिकांत दुबे का आया है या बीजेपी के दूसरे नेता जो दिनेश शर्मा का आपने जिक्र किया, दिनेश शर्मा का जो बयान आया है वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्ट अटैक है। और जिस तरीके से भी आपने दिखाया निशिकांत दुबे का बयान, जिन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, भाई राम मंदिर पर जो फैसला आया था उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का ही सहारा लिया था। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय, यदि संविधान में वो चीज़ें नहीं है सब और न्याय की ज़रूरत है तो सुप्रीम कोर्ट को ताकत देता है। और दूसरी बात, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राम मंदिर के कागज मांगे गए, अरे भाई उस जमीन पर विवाद था और वो विवाद क्योंकि वहाँ एक मस्जिद बनी हुई थी तो अब उस पर आप अधिकार कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जब दो पार्टियां किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करेंगी तो कोई भी कोर्ट हो वो दोनों से पूछेगा कि भाई आपकी दावेदारी का आधार क्या है। लेकिन जो मस्जिद 400 साल और 300 साल 500 साल पुरानी है, उन मस्जिदों पर तो कोई दावेदार है ही नहीं है, बस ये है कि कागज नहीं है। जब वहाँ दूसरा कोई दावेदार ही नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि भाई कागज दिखाओ, भाई कागज क्यों? कागज वहाँ मांगा जाएगा जहाँ विवाद होगा। जिस प्रॉपर्टी पर कोई विवाद नहीं है, अब दिल्ली की जामा मस्जिद है, कागज नहीं है उसके, लेकिन क्या उस प्रॉपर्टी पर विवाद भी है क्या? लेकिन जिस तरीके का उनका बयान राम मंदिर का हो, राम मंदिर पर क्या विवाद नहीं था क्या? वहाँ एक मस्जिद बनी हुई थी जिसको सबसे पहले ढाया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि केस तो चल ही रहा था, केस चला, लंबा केस चला, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और वो भी फैसला आर्टिकल 142 के जरिए आया। अब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा हो या मथुरा की मस्जिद का मामला हो, ईसाई ईदगाह मस्जिद का मामला, अरे वहाँ मस्जिद बनी हुई है और आप अगर दावा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपसे कागज मांगे जाएंगे। लेकिन जहाँ कुछ है ही नहीं है, सिर्फ मस्जिद बनी हुई है, तो फिर वहाँ पर क्यों कागज मांगे जाएंगे? तो सीधी सी बात कि आप राम मंदिर के जो आपने जिक्र किया निशिकांत दुबे ने, तो वहाँ तो कागज मांगा जाना जरूरी था, नहीं तो आप किसी भी जगह प्रॉपर्टी पर जाकर कब्जा कर देंगे और कहेंगे ये ज़मीन हमारी है और क्योंकि आपने मस्जिद से कागज नहीं मांगे हैं तो हमसे भी कागज मत मांगिएगा। तो ये नहीं चलेगा। जो कानून में है उसके अनुसार जाहिर सी बात है कोर्ट जो लॉ है उसके अनुसार ही फैसला देगा, उसके अनुसार ही सुनवाई करेगा। लेकिन बीजेपी के नेता चाहते हैं कि कोर्ट के जो भी फैसले आए वो उनके पक्ष में ही आए। अगर उनके खिलाफ आएंगे तो जिस तरीके का बयान धर्मों कहाँ चढ़ा हुआ है? भाई बीजेपी की तरफ से हिंदुत्व का नारा दिया जाता है, बाकी कौन सी पार्टी है जो इस तरीके के नारे देती है, इस तरीके की नीतियाँ बनाती है कि अब जो निशिकांत दुबे का बयान जो आया है
यह माना जा रहा है कि सरकार वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन की सुनवाई हुई और 2 दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कानून पर सवाल उठाए और जिस तरीके का अंतरिम आदेश जारी किया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करे, क्योंकि अंतरिम आदेश का मायने ही यह माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अब उसी दिशा में फैसला देने के बारे में भी विचार कर रहा है और सरकार नहीं चाहती बिल्कुल भी कि कोर्ट इस कानून पर किसी तरीके की रोक लगाए या जो सरकार ने क्लॉज डाले हैं उन क्लॉज को हटाए, और इसीलिए इस आप सुप्रीम कोर्ट पर सीधा सीधा हमला किया गया है। क्योंकि आप देखिएगा जिस मामले को लेकर निशिकांत दुबे का बयान आया राज्यपाल वाले मामले को लेकर, भाई वो फैसले उस बेंच में सीजीआई तो शामिल भी नहीं थे, उसके बावजूद अगर सीजीआई निशाने पर हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी दूसरे केस के मामले में निशाने पर होंगे, क्योंकि उपराज्यपाल वाला मामला तो उसके जस्टिस परिदा वाला और जो दूसरे जज की बेंच थी उनका फैसला आया था। अब क्योंकि वक्फ वाले मामले में क्योंकि उस बेंच का नेतृत्व सीजीआई कर रहे हैं और 5 तारीख को सुनवाई होनी है और ये तय माना जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर इस मामले में सुनवाई शुरू होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस मामले में फैसला आ जाएगा। अब फैसला सरकार के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और डायरेक्ट सीजीआई पर सीधा हमला कर दिया गया है कि अगर आपने फैसला खिलाफ दिया और उसके बाद अगर देश में कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट होगा, सरकार नहीं होगी, जिसकी कानून व्यवस्था जब बनाए रखने की जिसकी जिम्मेदारी है वो कोई जिम्मेदार नहीं होगा। जिम्मेदार अगर कोई होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट होगा। मतलब साफ है कि एक तरह से जब ये जैसा कि अविनाश जी आप कह रहे हैं कि जब ये पता लगने लगा सरकार को कि उसके खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, यानी वक्फ कानून को लेकर जब पहले ही दिन सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दिन जिस तरह से सीजीआई ने सवाल पूछे थे और साफ साफ कह दिया था, जैसे कि जो कमेटी बनाई गई उसमें उन्होंने कहा था कि जो बड़े मतलब जो पदासील जो लोग हैं सिर्फ उनको छोड़कर किसी भी गैर हिंदू को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा और भी सारी चीजें जो कही गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जो अंतरिम आदेश जारी करने वाली थी सरकार के खिलाफ जो एक तरह से जा रहा था और उस पर सरकार ने कहीं ना कहीं मांग की थी कि आप इस पर और चर्चा होनी चाहिए, अभी आप अंतरिम आदेश जारी मत कीजिए। लेकिन दूसरे दिन भी जब सुनवाई हुई उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था वो कहीं ना कहीं वक्फ कानून के खिलाफ ही जाता दिखाई दे रहा था। और जैसे ही 2 दिन की सुनवाई हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 7 दिन का समय सरकार को दिया गया और 5 दिन का समय याचिकाकर्ताओं को दिया गया और उसके बाद अब 5 तारीख को सुनवाई होने वाली है और उससे पहले ही देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर बीजेपी के नेता अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार ये 2 मामले ऐसे देखे गए हैं। पहले तमिलनाडु वाला जो मामला था, तमिलनाडु सरकार वर्सेस राज्यपाल के बीच का जो मामला था, उसमें भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की कहते हैं एक तरह से विरोधियों की बात सुनी, जो राज्यपाल के खिलाफ जो याचिकाएं लगाई गई थी तमिलनाडु सरकार के पक्ष में एक तरह से जाता हुआ दिखाई दिया सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद वक्फ कानून मामले में भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का रुख याचिकाकर्ताओं की तरफ ही जाता दिखाई दे रहा है और इसी की वजह से बीजेपी की तरफ से पहले ही इस तरह के बयान देकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट का मतलब यहां अभी तक विरोधियों की आवाज दबाई जाती थी, जैसे कि आरोप लगते हैं बीजेपी पर कि विपक्ष की आवाज दबाती है, ईडी सीबीआई का डर दिखाती है, बहुत सारे आरोप लगाता है विपक्ष की, धमकाती है, डराती है, इस तरह की चीजें देखने को मिलती थी। लेकिन अब उन आरोपों में और ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट निशाने पर आ गया है बीजेपी के। और यहां इस सब को लेकर अब विपक्ष भी हमलावर हो गया है। केसी वेणुगोपाल ने जोरदार हमला बोला है, पहले सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। Actually, it is clearly a case of contempt of court, violation of constitutions. This is an anti-constitutional and clearly attracting the contempt of court activities. I think this cannot be taken as a lightly. One of the serious allegations has been made by a member of parliament against the Chief Justice of India. It is one of the important, very serious issue. Direct attack on judiciary. If this type of attack we never see. I think Honorable Speaker has to take action on these things. And court also has to take action on these things. Because this is clearly a contempt of court. Because now you have to understand, they are trying to threaten the judiciary also. They are trying to threaten the judiciary also. They are trying to blackmail the judiciary also. This is the most dangerous action on democracy. You have to understand that. And
same way the persons sitting in the higher authorities also doing the same way. One side you are praising the parliament. On the other side, you are not even allowing the discussion in the parliament. You are not allowing LOP to speak 1 minute in the parliament. In this case, for attacking judiciary, you are praising parliament. On the other side, in the parliament, there is no discussion, there is no debate you are allowing. You are making parliamentary as also a mockery. Clear double standard. You know, I think this is one of the serious issue Congress party is considering. This is a serious attack on constitution. तो केसी वेणुगोपाल को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा है ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, ये कोर्ट की अवमानना का मामला है, संविधान के उल्लंघन का मामला है और इसको कांग्रेस किसी भी कीमत पर यूं ही हल्के में नहीं जाने देगी और इस मुद्दे को तेजी से उठाया जाएगा। जैसा कि देखा जा रहा है, जयराम रमेश की तरफ से भी बाकायदा ट्वीट करके पलटवार किया गया है, केसी वेणुगोपाल का बयान आया है, पवन खेड़ा भी इस मामले को तेजी से उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में और दूसरे जो विपक्षी पार्टियां हैं, विरोधी दल हैं, उनकी तरफ से भी इस पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। जैसे कि AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया है, पहले उन्हें सुनते हैं। को गए अवाम में भी जा रहे हैं, नहीं कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम, आइन है और रहेगा। मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी, आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ? आप सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है, उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो। साफ साफ कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने कि धमकी दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट को। यानी जिस तरह के आरोप विपक्ष लगाता रहा था कि जब भी बीजेपी का काम नहीं बन रहा होता है तो वो धमकाने पर या डराने पर उतारू हो जाती है, लेकिन इस बार तो मामला और ज्यादा आगे निकल गया है अविनाश जी। सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को डराने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपने हमारे मन मुताबिक फैसला नहीं दिया और हमारे मन मुताबिक टिप्पणियां नहीं की, हमारे खिलाफ टिप्पणियां की, तो आप के खिलाफ हम माहौल बनाने की शुरुआत कर देंगे। और सीजेआई संजीव खन्ना को लेकर जिस तरह का बयान दिया है निशिकांत दुबे ने, ये वाकई एक बहुत ही गंभीर मामला है और इसको लगातार कांग्रेस की तरफ से या तमाम जो विरोधी दल है, विपक्षी दल हैं, उनकी तरफ से उठाया जाएगा। और असदुद्दीन ओवैसी को भी हम सुन रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही पवन खेड़ा का भी कहना है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, उनका ट्वीट हम आपको पढ़ के बता देते हैं। तो उन्होंने सीधा सीधा निशिकांत दुबे का जो बयान है उसको भी पोस्ट किया है और उसके साथ उन्होंने
काफी अटैकिंग मोड में दिखाई दिए हैं और उनका कहना है, पवन खेड़ा का जो बयान है वो बता रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अब शांति से नहीं रहने वाली। यानी बहुत सारे मुद्दे हैं संविधान को लेकर, कांग्रेस जिस तरह से हमलावर है, जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगते हैं, उसी को लेकर पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि ना इनकी संविधान में आस्था है, ना इनका न्यायपालिका में विश्वास है। भाजपा के सांसद की ये अराजक भाषा लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ये सब मोदी जी की मूक सहमति से हो रहा है। यानी साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि ये सब पीएम मोदी के इशारों पर हो रहा है। और जैसा कि आरोप लग भी रहे हैं अविनाश जी कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो आला कमान है, चाहे वो जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो या पीएम मोदी हो, इनके इशारे पर इनके जो सांसद हैं, इनके जो नेता हैं, वो पहले विवादित बयान देते हैं, फिर उन विवादित बयानों पर कैसी प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की वो देखा जाता है और उसके आधार पर तय किया जाता है कि इस मुद्दे को आगे किस तरह से अब आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले किसानों को लेकर या तमाम और मुद्दों को लेकर जो बीजेपी नेताओं के बयान आए हैं, लेकिन उन बयानों के आने के बाद जब मामला बिगड़ता दिखाई देता है तो बीजेपी की जो आला कमान है सिर्फ उन बयानों से किनारा कर लेते हैं, लेकिन कभी भी उन बयानों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं, जैसा कि आपने भी अभी जिक्र किया अविनाश जी। हाँ बिल्कुल, ये तो बीजेपी की एक रणनीति शुरुआत से ही चली आ रही है और उसको लगातार एक तरीके से किसी न किसी नेता के थ्रू उसको एक देखते हैं वो कि भाई इस जो मुद्दा है इसका जनता के बीच में क्या प्रभाव पड़ रहा है। और जो दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट का चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप देखिए पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया पर सीधा निशाना बन रहा है। जिस तरीके की टिप्पणियां की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, वो टिप्पणियां हम दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर इस तरीके का, क्योंकि आप यदि जांच करेंगे तो अधिकतर वो जो लोग हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग ही दिखाई देंगे जो इस समय सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट को सीधा एक तरीके से बहुत ही भद्दी टिप्पणियां जिस तरीके की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, तो जाहिर सी बात है ये बीजेपी की तरफ से एक तरीके से पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसकी सरकार के खिलाफ नहीं जाएं। आप संसद में जो बहुमत है, बहुमत की ताकत से आप कुछ भी कोई भी कानून पास कराएंगे और ये चाहेंगे कि उस कानून की न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप वक्फ कानून रातों रात लेके आते हैं। जब संसद के जो बजट सत्र जब खत्म होने वाला होता है तो 3 दिन पहले आनन फानन में वक्फ बिल पेश कर दिया जाता है और विपक्ष को तैयारी का समय भी नहीं दिया जाता और ये कहा जाता है कि कल इस पर डिबेट होगी और कल ही इस पर वोटिंग होगी और सब कुछ कल ही, मतलब एक ही दिन में सब कुछ वक्फ बिल पर हो जाएगा। 2 दिन के अंदर एक कानून लोकसभा में बहस होती है, राज्यसभा में बहस होती है और दोनों से उसे पास करा लिया जाता है। 4 दिन के अंदर उस पर राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है और उसके तुरंत बाद ही वो लागू भी हो जाता है। इतना तेजी से काम होता है सरकार की तरफ से एक कानून के लिए। और जबकि उस कानून पर जब जेपीसी बनाई गई तो उसमें इतनी शिकायतें आई थी सरकार के पास कि आप ये मान के चलिएगा कि सरकार भी सभी शिकायतों को पढ़ भी नहीं पाई थी। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की शिकायतें पहुंच गई थी और उसके बाद विपक्ष की तरफ से जितने भी संशोधन पेश किए गए थे उनमें से किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया। सिर्फ सरकार को बचाने के लिए जो उनके कुछ सहयोगी हैं उनकी तरफ से कुछ संशोधन आ गए थे, उनको जरूर मर्ज कर लिया गया। बाकी विपक्ष की आपने एक भी आपत्ति नहीं सुनी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल हैं, जो विपक्ष सवाल पूछ रहा था, जो आम जनता सवाल पूछ रही थी, उन्हीं सवालों के जवाब आज सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछ रहा है। और उसके बदले में जिस तरीके के बयान, चाहे निशिकांत दुबे हों, चाहे दिनेश शर्मा हो या बीजेपी के दूसरे नेता हों, या क्योंकि आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर जो टिप्पणियां आप खंगालना शुरू करेंगे तो बीजेपी के तमाम नेता मिल जाएंगे। लेकिन जिस तरीके की टिप्पणियां आ रही हैं उससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी चाहती है कि वो मनमर्जी करे और सुप्रीम कोर्ट उसके किसी भी मामले में टांग नहीं अड़ाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सवाल कर देगा तो जाहिर सी बात है फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही एक माहौल क्रिएट करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार बीजेपी बहुत बुरी तरीके से फंस गई है कि जो निशिकांत दुबे का बयान आया है, आप निशिकांत दुबे के बयान से तो आपने किनारा कर लिया है, लेकिन क्या अभी तक निशिकांत दुबे ने अपने बयान को लेकर माफी मांगी है? वो अभी भी अपने बयान पर एक तरीके से अड़े हुए हैं। अब अगर निशिकांत दुबे का बयान बीजेपी को सही नहीं लग रहा है तो बीजेपी को सीधा बीजेपी अध्यक्ष को निशिकांत दुबे से कहना चाहिए कि आप अपने बयान पर माफ़ी मांगिएगा। बीजेपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ आगे जेपी नड्डा एक ट्वीट कर जाते हैं और ये कहते हैं कि जो उनकी भाषा है हम उससे सहमत नहीं हैं। भाई आपकी पार्टी के वो नेता हैं, आपके यदि वो कोई बयान दे रहे हैं
कि आप देखिए संसद में बीजेपी की तरफ से बोलने वाले जो वक्ता हैं उनमें निशिकांत दुबे का नाम सबसे आगे रहता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका ऐसा कोई सांसद बयान दे रहा है तो इसके पीछे ये माना जा सकता है कि पार्टी के नेताओं से विमर्श के बाद ही दिया गया होगा। अगर निशिकांत ऐसा नहीं है तो फिर सीधा सीधा जेपी नड्डा को आदेश देना चाहिए कि आप सबसे पहले अपना बयान वापस लीजिए, माफ़ी मांगिएगा सुप्रीम कोर्ट से, और नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से निशिकांत दुबे ने बयान दिया उसके एक अच्छे खासे समय के बाद जेपी नड्डा की तरफ से ये आया कि नहीं, हम उनके बयान से सहमत नहीं है। लेकिन अभी तक निशिकांत दुबे के खिलाफ ना तो कोई एक्शन लिया गया है, ना ही उनको ये कहा गया है कि आपको अपना बयान से माफी मांगनी चाहिए, इसे वापस लेना चाहिए। तो ये साफ साफ बताता है कि कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे के जरिए ये बयान दिलवाया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो गया है, बीजेपी अब घिरी हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम जयराम रमेश ने कैसे हमला बोला है उसको देखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके कहीं ना कहीं निशाना साधा है। हालांकि पूरे विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, लेकिन जयराम रमेश ने लिखा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पर भाजपा के 2 सांसदों द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा दूरी बनाए जाने का कोई विशेष अर्थ नहीं है। सांसद घृणा फैलाने वाले बयानों को बार बार दोहराते रहने के लिए कुख्यात हैं और अक्सर जीटीयू द्वारा समुदायों, संस्थानों और व्यक्तियों पर हमले के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। निवर्तमान भाजपा अध्यक्ष का स्पष्टीकरण डैमेज कंट्रोल के अलावा कुछ नहीं है, इससे कोई मूर्ख नहीं बनेगा। ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं बल्कि एंटायर पॉलिटिकल हाइपोक्रेसी की मिसाल है। लेकिन निवर्तमान भाजपा अध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी के उच्च संवैधानिक पद पर बैठे एक अति विशिष्ट व्यक्ति द्वारा न्यायपालिका पर बार बार की जा रही अस्वीकार्य टिप्पणियों पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। क्या इन टिप्पणियों पर उनका कोई मत नहीं है? क्या भाजपा इन बयानों का समर्थन करती है? अगर संविधान पर इस तरह के निरंतर हमलों को प्रधानमंत्री जी की मौन स्वीकृति नहीं है तो इस सांसद के खिलाफ कड़े कदम क्यों नहीं उठ रहे हैं? क्या नड्डा जी ने इन्हें कारण बताओ नोटिस दिया है? बिल्कुल, जयराम रमेश ने वही सवाल उठा दिए हैं कि आखिर अभी तक निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों इनके खिलाफ सख्ती नहीं दिखाई जा रही है, क्यों कारण बताओ नोटिस नहीं दिया जा रहा है। और यहां पर बात सीधी सीधी ये देखने को मिल रही है कि चाहे पवन खेड़ा का बयान हो, जैसे कि अभी हमने उनका ट्वीट का जिक्र किया, जिस तरह जयराम रमेश के ट्वीट का जिक्र किया, दोनों में ही पीएम मोदी पर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि वो आखिर इस मामले पर चुप क्यों है। क्या उनकी जो चुप्पी है वो इन बयानों से सहमति है? क्या उनके इशारे पर ये सब बयान दिए जा रहे हैं? क्योंकि ये भी माना जाता है कि पार्टी में जो कुछ भी होता है उसका जो पूरी रणनीति है वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही तय करते हैं। संघ और बीजेपी के बीच लड़ाई इसी चीज की चल रही है कि आलाकमान जो है वो ही पूरा बीजेपी पर कंट्रोल कर रहे हैं। जेपी नड्डा तो सिर्फ एक कठपुतली के तौर पर माने जाते हैं। ये एक अलग लड़ाई खुद बीजेपी और संघ के बीच चल रही है और इन सब के बीच में जो ये बयान आ रहे हैं और खासकर अभी जगदीप धनखड़ ने पहले बयान दिया, उस पर भी कपिल सिब्बल ने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने साफ साफ कहा था कि उपराष्ट्रपति ने जो बयान दिया है वो उनको जितना दुख पहुंचा रहा है उतना हैरान भी कर रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो जिस संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो उसके आधार पर सोच विचार कर कोई बयान दे, ना कि एक बीजेपी के एजेंट के तौर पर, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। लेकिन जगदीप धनखड़ के बयान के बाद एकाएक और बयान आने शुरू हो गए हैं। यहां पर दिनेश शर्मा का बयान आना और निशिकांत दुबे का बयान आना ये बताता है कि बीजेपी अब धीरे धीरे इसी रणनीति पर काम कर रही है कि कैसे वो एक माहौल बना रही है कि अगर वक्फ कानून पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी के पक्ष में यानी कि मोदी सरकार के पक्ष में नहीं आता है तो फिर आगे क्या रणनीति बनानी है। और उस रणनीति पर जब काम होगा यानी अगर देश में माहौल बिगड़ेगा तो उसके लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट को पहले ही बना दिया गया। अविनाश जी, हाँ बिल्कुल, बीजेपी ने एक तरीके से अभी आप देखिएगा पहले जो नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से देश में कोई भी अव्यवस्था होती थी तो उसके पीछे कांग्रेस के पुराने शासनकाल को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता था। अब लेकिन क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी का शासनकाल ही 11 साल का करीब का हो चुका है तो भाई 11 साल के शासनकाल के बाद भी आप ये नहीं कहेंगे कि जो अव्यवस्थाएं उसके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं या इंदिरा गांधी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी भाई आपको जनता ने तीसरी बार चुनकर भेजा है तो आपकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। तो अब बीजेपी जो पुरानी कांग्रेस की सरकार है उनकी जगह अब सुप्रीम कोर्ट को टारगेट पर ले लिया गया है कि भाई मोदी सरकार के कानून पर अगर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करेगा तो सीधी सी बात, बीजेपी के जो नेता हैं वो नहीं चाहते कि उनमें किसी तरीके का खलल हो। एक तरफ तो आप संसद में अपनी ताकत से एक तरीके से तानाशाही चला रहे हैं कि किसी भी चीज़, किसी भी बिल को आप पास करा ले जाते हैं। एक विपक्ष का कहना होता है कि भाई इस पर लंबी डिबेट होनी चाहिए उसके बाद, क्योंकि आप देखिएगा इससे पहले भी जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, एक एक बिल पर 3-3, 4-4 दिन तक बहस होती थी। लेकिन जब से मोदी सरकार बनी है कोई भी विधेयक सदन में आता है उस पर कभी भी एक दिन से ज़्यादा की डिबेट नहीं होती। अमूमन 4 से 8 घंटे की डिबेट होती है और उसके बाद उस पर वोटिंग करा दी जाती है। तो आप किसी भी कानून को अपनी जो बहुमत की ताकत से पास कराएंगे और चाहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट यदि इस कानून में यदि कुछ कमियां हैं तो उस पर विचार भी नहीं करे, भाई ये उसको लागू होने दे कि जब हमारी सरकार जाएगी दूसरी सरकार आएगी, कानून खराब में कमियां होंगी तो वो बदल देगी। ये नहीं चलेगा भाई। उस दौरान जो आपका शासनकाल है उसमें जो एक तरीके से उस कानून के चलते कई लोगों को जो दुश्वारियां होंगी उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी सिर्फ सुनवाई शुरू की है, सरकार से सिर्फ सवाल पूछे हैं और सवाल पूछने पर ही जिस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है सरकार की तरफ से, आप किरण रिजिजू के बयान देख लीजिए, वो भी इसी चीज को बोल रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है संसद के बनाए हुए कानून की समीक्षा करने को लेकर। भाई इससे पहले कांग्रेस की सरकार के समय पर भी क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के फैसले नहीं देता था? उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले दिए हैं, लेकिन उस समय जब बीजेपी विपक्ष में थी तब सुप्रीम कोर्ट के वही फैसले उनकी वो तारीफ करती थी। लेकिन आज बीजेपी जब सरकार में है और सुप्रीम कोर्ट उसी तरीके के तेवर अपनाए हुए है तो फिर बीजेपी को यह लगता है कि संसद की मतलब जो ताकत है उसका अतिक्रमण सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा कहना है कि बस हम उसकी सिर्फ समीक्षा कर रहे हैं और अगर उसमें कोई कमियां होंगी तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला भी सुनाएगा। और इसी को लेकर बीजेपी के नेता बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और कपिल सिब्बल ने भी अपने बयान में यही बात दोहराई थी कि जब फैसला सरकार के पक्ष में आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार किया जाता है, उसकी तारीफें की जाती हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आ जाता है या कोई टिप्पणी भी अगर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आ जाती है तो वो फैसला गलत हो जाता है, वो उस पर आलोचना होने लगती है बीजेपी की तरफ से उस फैसले की। और अब तो सीधा ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट संसद के काम में दखल दे रहा है और सीधे अब तो मामला इतना बिगड़ चुका है, यानी संजीव खन्ना को लेकर इस तरह के आरोप सीधे लगा दिए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आगे अगर माहौल देश में तनावपूर्ण होता है तो जिम्मेदार उसके लिए सीजीआई होंगे। यानी इससे एक और माना जा सकता है कि क्या बीजेपी ने ऐसी भी कोई तैयारी कर रखी है कि अगर वक्फ कानून पर सरकार के खिलाफ कोई फैसला आता है तो माहौल खराब किया जाएगा? अविनाश जी। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके का बयान आया है निशिकांत दुबे का, वो तो एक तरीके से धमका रहे हैं कि अगर वक्फ कानून पर रोक लगती है तो देश में धर्मयुद्ध भी हो सकता है। धर्मयुद्ध का मतलब क्या है? क्या मतलब आप सांप्रदायिक टकराव की बात कर रहे हैं? एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से ये बोल रहे हैं कि आप कानून पर रोक नहीं लगा सकते, रोक लगाएंगे तो दंगे भड़क जाएंगे। तो जाहिर सी बात है एक तरीके से धमकी भरा एक माहौल बनाया जा रहा है। और दूसरी बात जो है सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश ना दे तो सरकार बहुत से फैसले भी नहीं ले। आप ये देखिएगा जम्मू कश्मीर में 2019 में विधानसभा वहाँ जो आर्टिकल 370 हटाया जाता है और विधानसभा तो उससे पहले ही भंग हो चुकी होती है, 1 साल पहले ही, और सरकार सिर्फ इसके लिए कि भाई वहाँ का माहौल सही हो उसके बाद हम चुनाव कराएंगे। पूरे करीब 5 साल निकल जाते हैं, सरकार चुनाव के लिए तैयार ही नहीं होती है और आप उसके बाद 2024 का भी चुनाव हो जाता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि आपको 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करवाने ही पड़ेंगे तो अचानक ये माहौल घाटी का शांत हो जाता है। भाई अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाता जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए तो क्या आज की तारीख में भी वहाँ चुनी हुई सरकार होती? आज भी वहाँ राष्ट्रपति शासन ही लगा हुआ होता। जिस तरीके से 6-7 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा है इतने लंबे समय तक, उतने आज भी जम्मू कश्मीर के लोग राष्ट्रपति शासन में ही रह रहे होते। और आप जब चुनाव हो रहा है और उस समय आप जाकर जम्मू कश्मीर के लोगों से बोल रहे हैं कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, हमारी सरकार बनेगी, आपकी सरकार नहीं बनती है तो अब आप पूर्ण राज्य के दर्जे पर बात करने तक को तैयार नहीं है। तो इस मामले पर भी जब सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा तभी क्या मोदी सरकार कदम आगे बढ़ाएगी?
तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट पर सरकार लगातार दबाव बनाए रखना चाहती है और चाहती है कि जैसा सरकार का शासन चल रहा है, भाई विपक्ष के दल के लोग यदि कुछ सवाल और जवाब उठाते हैं तो उनके लिए तो ईडी और सीबीआई तैयार रहती है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ईडी और सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, इसीलिए सीधा सीधा सबसे पहले उपराष्ट्रपति की तरफ से बयानबाजी शुरू होती है और उसके बाद फिर बीजेपी के नेता उन बयानों को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर उसी तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है क्योंकि बीजेपी के पास बहुत बड़ी ट्रोलर आर्मी है, तो उस ट्रोल आर्मी के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं। तो अब लेकिन इस बार बीजेपी खुद बुरी तरीके से फंस गई इस पूरे मामले में। जेपी नड्डा को अपने मतलब सांसद के बयान से किनारा करना पड़ रहा है और जो जयराम रमेश ने बोला है और जो लगातार हम अपनी इस डिबेट में बात कर रहे हैं कि किनारा करने से काम नहीं चलेगा, आपको आपको अपने सांसद पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। और अब निशिकांत दुबे के बयान पर विपक्ष हमलावर होता दिखाई दे रहा है, लगातार एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला, जयराम रमेश ने बोला, पवन खेरा का भी बयान आया, किसी वेणुगोपाल ने, और अब संजय राउत का भी बड़ा बयान आया है। क्या बोले हैं वो पहले सुन लेते हैं। कौन से चीफ जस्टिस की बात कर रहे हो? जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने मस्जिद खोदने का आदेश दिया था कि आप कहां भी जाकर मस्जिद खोद सकते हो, दरगाह खोद सकते हो, हाँ, संभल में इसीलिए तो हो गया है ना दंगा। तो क्या निशिकांत दुबे उस बारे में बात करना चाहते हैं क्या? डीवाई चंद्रचूड़ की जजमेंट के बारे में कि आप जाकर किसी भी मस्जिद को खोद सकते हो, नीचे मंदिर है या और क्या है देखने के लिए? शायद मुझे लगता है वो चंद्रचूड़ को निशाना बना। तो यहाँ पर संजय राउत भी हमलावर दिखाई दिए और उन्होंने भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी साफ है कि बीजेपी ने जो कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होने की या सुप्रीम कोर्ट को डराने की, धमकाने की, वो अब उसकी चाल उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अविनाश जी, यहाँ पर विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है, इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को हल्के में नहीं जाने देगा। हाँ बिल्कुल, जो जिस तरीके से संजय राउत ने बोला है वो उन्होंने सही बोला है। जबकि आपको एक चीज़ और बता दें, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के चलते आज मतलब जो शिवसेना है, शिवसेना का विभाजन हुआ। जब शिवसेना टूटी और उसका जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तो सुना दिया कि जो फैसला राज्यपाल ने लिया वो गलत फैसला था। दूसरा, जो उनको विधानसभा के उस समय उपाध्यक्ष थे उनको नहीं रोकना चाहिए था और उनका फैसला मान होना चाहिए था। पार्टी का चीफ जो तैनात नियुक्त करना था उसके अधिकार भी उद्धव ठाकरे को दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल उस फैसले में भी किया था, क्योंकि अगर ये सारे फैसले मान्य थे तो फिर एकनाथ शिंदे और उनके सभी विधायकों की सदस्यता भी जानी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए उन सभी विधायकों की सदस्यता को बनाए रखा था। तो अगर उस समय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 इस्तेमाल नहीं किया होता तो शिंदे तो अयोग्य घोषित हो गए होते। तो उस फैसले का सीधा सीधा नुकसान जो हुआ था वो उद्धव ठाकरे को ही हुआ था और उसी फैसले के चलते उद्धव ठाकरे के हाथ से उनकी अपनी पार्टी फिसल गई थी। तो उस समय तो बीजेपी आर्टिकल 142 के साथ में थी, लेकिन आज अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो बीजेपी आर्टिकल 142 पर सवाल उठाना शुरू कर देती है। यानी आप हमारे फेवर में फैसला दीजिएगा तब तक तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, लेकिन आप हमारे ऊपर सवाल उठाएंगे या कोई फैसला देंगे कि भाई आप एक राज्यसभा से विधानसभा से एक बिल पास हो रहा है, आप कितने समय तक उसको रोके रखेंगे? भाई 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना या तो 5-5 साल तक बिल रुका रहता है। और अगर सरकार रिपीट हो जाती है तो वो बिल, और केंद्र में भी यदि सरकार रिपीट हो गई तो बिल पेंडिंग भी बना रहेगा। भाई आप एक समय सीमा तो होनी चाहिए ना उसकी। भाई आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप उस बिल पर जो भी आपका फैसला है वो फैसला आप उस विधानसभा को बता दीजिए, सरकार को बता दीजिए कि भाई इस के चलते हम आपके बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो भाई जो मंत्रिमंडल है और विधानसभा उस पर दोबारा से पुनर्विचार कर लेगी और राज्यपाल की जो आपत्तियां हैं, आमतौर पर होता है कि पहले तो राज्यपाल जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको बुला लेते हैं और अपनी आपत्तियों को लेकर उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इस बिल में ये खामियां हैं, अगर ये चीज़ होती है तो मतलब इस पर क्या इस बिल के थ्रू आप निराकरण करेंगे। आमतौर पर सरकार की तरफ से राज्यपाल को या राष्ट्रपति केंद्र का बिल है तो उनको बता दिया जाता है कि ये चीज़ें हैं और इस पर कोई खामी नहीं है। अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति उस चीज़ को मंजूर कर लेते हैं तो तुरंत उसको मंजूरी दे देते हैं बिल्कुल। लेकिन क्या जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, मतलब गैर बीजेपी दलों की सरकारें हैं, वहाँ इस तरीके की प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है?
राज्यपाल के पास बिल पहुंचता है तो कभी क्या राज्यपाल ने सरकार के नुमाइंदों से बोला है कि भाई इस बिल पर जो आपने भेजा है इस पर हमारी कुछ आपत्तियां हैं, वो सवाल क्या सरकार की तरफ से पूछे गए हैं? राज्यपाल सीधा सीधा उस बिल को एक तरीके से दबा कर बैठ जाते हैं, उस बिल पर कोई फैसला नहीं करते। एक तरीके से जो पॉकेट वीटो एक नया शब्द निकला है उसको वो इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमा तय कर दी कि भाई आप इतने समय के अंदर आपको फैसला लेना पड़ेगा। और इसी को लेकर, क्योंकि भाई यदि सरकार जहाँ वहाँ बीजेपी की होती है या एनडीए की सरकार होती है तो वहाँ तो इस तरीके की समस्या नहीं आती। आप दिल्ली में ही देखिए, दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी भी हो गई कि जब एक मामले को लेकर केंद्र सरकार मतलब राज्य सरकार जब कोर्ट पहुंच गई तो जज का ही कहना था कि अब तो भाई सरकार तो एक ही है, फिर आप लोग यहाँ क्यों आए? तो पता चलता है कि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हम जो याचिका है उसको वापस लेने के लिए आए हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरीके के मामले लगातार आप देखेंगे तो होते रहते हैं। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक समय सीमा के अंदर आपको बिल पर अपना जजमेंट देना होगा और उसी को लेकर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। जी बिल्कुल, और जैसे कि हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं अविनाश जी, जैसे कि वक्फ कानून के मामले में ही देखिए तुरंत उस पर चर्चा होती है और चर्चा किस तरह होती है वो भी देखा गया। रात को 12 बजे तक सांसदों को बिठा के रखा गया। हालांकि उस समय ये भी सवाल उठे थे कि क्योंकि टैरिफ लगने वाला है इसलिए उस पर ध्यान ना जाए, उस पर कोई चर्चा ना हो, उस पर कोई सवाल सरकार से ना पूछे, इसलिए आनन फानन में ये बिल पर चर्चा शुरू करवा दी गई है। ये भी कहा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस पर चर्चा करवाई जा रही है ताकि अभी सिर्फ इस पर चर्चा होगी लेकिन इसे पास नहीं कराया जाएगा। लेकिन सारी चीजों के खिलाफ जाकर यहां देखा गया कि बिल पास भी हुआ और तुरंत उस पर राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई। यानी कितनी तेजी से काम किया जाता है अगर बीजेपी सरकार का अपना कोई काम होता है। यही जैसा आपने कहा भी कि डबल इंजन सरकारों से कभी कोई शिकायत इस तरह की नहीं आती कि राज्यपाल ने कोई बिल रख लिया है अपने पास और उस पर अब वो हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं या उसे अब पास नहीं करने दे रहे हैं। ये सारी चीजें एक भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं आती। लेकिन जितने भी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी हमेशा ही राज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जंग छिड़ी ही रहती थी। तमिलनाडु की सरकार है या कर्नाटक में अब जब से कांग्रेस की सरकार बनी है इस तरह की शिकायतें आना शुरू हो गई हैं। यानी जहां जहां डबल इंजन सरकार है वहां पर काम स्मूथली होता है, दोनों की सांठगांठ से इस तरह के आरोप भी अब लगते हैं कि सांठगांठ से काम हो जाता है क्योंकि एक ही सरकार है। लेकिन जहां जहां गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं, चाहे वो आप बात करें बंगाल की, हर जगह पर सरकार और राज्यपाल के बीच सामंजस्य नहीं है। और जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि बंगाल में तो राज्यपाल और सीएम ममता बनर्जी के बीच अच्छी खासी एक तरह से तनाव देखने को मिल रहा है। जब से उन्होंने सत्ता संभाली इस तरह के आरोप लगते हैं कि वो सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। और इन सब के बीच में भी मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है उसको देखते हुए जिस तरह से राज्यपाल पहुंच गए उसने तो एक तरह से और ज्यादा माहौल को तनावपूर्ण एक तरह से बना दिया है। साफ साफ कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से आरोप ये है कि ममता सरकार की वजह से वहां हालात खराब है और वहीं अब ममता सरकार की तरफ से या टीएमसी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां पर बीजेपी माहौल को खराब कर रही है। और उन सब के बीच में राज्यपाल का ममता बनर्जी के मना करने के बावजूद मुर्शिदाबाद पहुंच जाना बताता है कि बीजेपी कैसे राजनीतिकरण करने की कोशिश करती है और इसके लिए अपने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का भी इस्तेमाल करती है, जैसे कि राज्यपाल को भेजा गया। इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से निशिकांत दुबे के बयान पर यह बवाल मचा हुआ है उसको लेकर इमरान मसूद का बयान भी आ गया है। क्या कुछ बोले हैं पहले सुन लेते हैं। तो इमरान मसूद से लेकर संजय राउत या एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, ये तमाम सांसद और नेता अब जिस तरह से हमलावर हैं सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में आते दिखाई दे रहे हैं। जबकि आपने अभी बताया था अविनाश जी, हमने चर्चा भी की संजय राउत का जब हमने बयान सुना था, जबकि संजय राउत वाले मामले में पूरी तरह से उनके खिलाफ फैसला गया था सुप्रीम कोर्ट का। बावजूद इसके संजय राउत का यह कहना है कि जब 142 तब ठीक था तो अब 142 ठीक क्यों नहीं है। मतलब सरकार के पक्ष में वही बात जो कपिल सिब्बल ने कही थी वही बात संजय राउत कह रहे हैं कि अगर सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट चला जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है जस्टिस के उस पर विश्वास करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास बढ़ना चाहिए, जनता के हित में काम कर रहा है। लेकिन अगर सरकार के विपक्ष में चला जाता है, सरकार के खिलाफ कोई फैसला दिया जा रहा है या एक टिप्पणी भी अगर सुप्रीम कोर्ट की आ रही है तो वो धर्म युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मतलब अगर आगे तनाव
तनावपूर्ण होगी स्थिति तो उसके लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट होगा। यानी अब कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो ये जंग छिड़ गई है, इसका बहुत ज्यादा दुष्परिणाम हो सकता है अविनाश जी। हाँ बिल्कुल, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को काम नहीं करने देंगे, आप ये कहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट सरकार के किसी भी मामले में कोई भी फैसला नहीं सुना सकता है, तो फिर जाहिर सी बात है जो सरकार की तरफ से जो मंशा पर सवाल उठते हैं कि सरकार तानाशाह तरीके से चलना चाहती है, एक सुप्रीम कोर्ट का ही एक बैरियर लगा हुआ है। अगर उस बैरियर को भी हटा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो आरोप लगते हैं वो हमको दिखाई भी देने लगेंगे। और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी वाला मामला बोला, तो आप देखिएगा जब जगदीप धनखड़ हैं उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ही थे, और उस समय भी उनके कई फैसले चर्चित रहे थे, और उस समय बंगाल सरकार की तरफ से जो भी विधेयक भेजा जाता था और वो भी राज भवन में रोक लिया जाता था। यहाँ तक कि जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनकी ताकत को भी सीमित करने की कोशिश की गई थी। ममता बनर्जी जब उपचुनाव जीत कर आई तो भाई उपचुनाव जीतकर जो विधायक आता है आमतौर पर उसको विधानसभा सदस्य की शपथ विधानसभा अध्यक्ष दिलवाता है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो चुका होता है। ममता बनर्जी विधानसभा गठन के 6 महीने के बाद विधायक बनती हैं, और जब विधायक बनती हैं तो जगदीप धनखड़ का आदेश आता है कि विधानसभा अध्यक्ष इनको विधायक पद की शपथ नहीं दिला सकता, इनको शपथ दिलाने के लिए राजभवन आना पड़ेगा, राजभवन में हम इनको शपथ दिलाएंगे। तो ममता बनर्जी को विधानसभा पद की शपथ लेने के लिए भी राजभवन जाना पड़ा था। उसके बाद टीएमसी के 2 और विधायक उपचुनाव जीतकर जब पहुंचते हैं तो जगदीप धनखड़ की तरफ से आदेश जाता है कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो इन विधायकों को शपथ नहीं दिलाएंगे, हम अपनी तरफ से विधानसभा उपाध्यक्ष को नॉमिनेट कर रहे हैं कि वो शपथ दिलाएंगे। भाई विधानसभा अध्यक्ष के होते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष क्यों शपथ दिलाएगा एक नए सदस्यों को? लेकिन जगदीप धनखड़ अड़ गए थे, और उस बात के चलते करीब 1.5-2 महीने तक वो विधायक शपथ नहीं ले पाए थे, और बाद में विधानसभा उपाध्यक्ष ने ही शपथ दिलवाई थी। तो जाहिर सी बात है कि सरकार की कोशिश यही है कि जहां पर भी सरकार जो राज्यों में हो वहां राजभवन के थ्रू उस सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। आज आप देख लीजिए बंगाल में क्या हालात हैं। भाई बंगाल में मुर्शिदाबाद की जो घटना घटी है, ममता बनर्जी का जो आज बयान आया है, उन्होंने सीधा सीधा इस पूरी घटना के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ बताया है। उस क्षेत्र में मुर्शिदाबाद और मालदा में आज की तारीख में केंद्रीय पुलिस बल तैनात हैं, और ममता बनर्जी का भी कहना ये है कि हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि भाई उनके जाने से वहाँ जो कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने के लिए जो अर्धसैनिक बल के जवान और पुलिस बल के जवान तैनात हैं उनका पूरा ध्यान सीएम के दौरे पर चला जाएगा, तो शांति व्यवस्था कायम रहे, और लगातार वो इसकी अपील भी कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने दौरे को टाल दिया। लेकिन जो राज्यपाल हैं वहाँ बोस साहब, उनका क्या है भाई, वो सीधा सीधा केंद्र के सहारे पर मालदा पहुँचते हैं, मुर्शिदाबाद पहुँचते हैं, और जिस तरीके के उनके बयान आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके बयानों को पर देखा जाए तो एक तरीके से जो बीजेपी की लाइन है भाई, आमतौर पर इस जगह ऐसे मौके पर कोई नेता यदि जाता है तो ये कहा जाता है कि जो जनता के बीच में जो गुस्सा है वो और भड़क उठता है, वो उनके बयान जनता के गुस्से को भड़काने का काम करते हैं, तो जो शांति कायम हो रही है वो और बिगड़ जाती है। तो इसीलिए राज्यपाल से कहा गया था कि इस समय आप मत जाइएगा, लेकिन वो पहुंचे हैं और उनके जो बयान बता रहे हैं उससे सीधा सीधा है कि बीजेपी चाहती है कि जो बंगाल में जो स्थिति है इस समय, जो मुर्शिदाबाद की स्थिति है, ऐसे मतलब सांप्रदायिक टकराव का माहौल और क्रिएट किया जाए, ताकि जो ध्रुवीकरण हो उसका फायदा विधानसभा चुनाव, क्योंकि 8-10 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, और उस चुनाव में बीजेपी को फायदा मिल सके। तो सीधा सीधा बीजेपी की कोशिश, चाहे राज्यपाल हो या उपराष्ट्रपति हो या फिर बीजेपी के दूसरे नेता हो या संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हों, उनकी तरफ से जो बयान चलते हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो या विपक्ष की सरकार हो, सीधा सीधा अगर आपके फेवर में है तब तक तो बीजेपी के नेता खामोश हैं, नहीं तो फिर किसी भी संवैधानिक संस्था पर सीधा सीधा हमला करने से चूकते नहीं हैं। जी बिल्कुल, और ये साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद बंगाल विधानसभा चुनाव होने हैं, और उसको देखते हुए ही कहीं ना कहीं जल्दबाजी में वक्फ कानून लागू किया गया है ताकि बीजेपी इसका फायदा अपने पक्ष में भुना सके। और जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगते हैं, बाकायदा ममता बनर्जी ने एक लेटर लिखकर ये आरोप लगाए हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, देश को बांटने की राजनीति करती है, और मुर्शिदाबाद में भी जो घटना हुई है उसके पीछे जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी ही है। यानी देश में माहौल तनावपूर्ण
होना शुरू हो गया है और इसी को लेकर निशिकांत दुबे ने अपने बयान में चर्चा करते हुए एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को धमका भी दिया है कि आगे जो भी हालात होंगे जिम्मेदार आप होंगे उसके। और इसी को लेकर अब इमरान मसूद का बयान आया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले सुनते हैं। ये बहुत दुखद है और जिस तरह का बयान आया है, वो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही दुखद हैं। और ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है कि किसी कानून को पहली बार चैलेंज, इससे पहले भी जो सरकारों ने कानून बनाए और कहीं उनको सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये संविधान का उल्लंघन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, ये पहली बार नहीं है। दूसरी बात यह है, जिस तरह की गृह युद्ध की बात करना, ये तो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है कि आप इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का अगर काम करोगे तो ये तो इससे ज़्यादा चिंता कोई हो नहीं सकती। और भारतीय जनता पार्टी का पल्ला झाड़ लेना, ये तो उनकी पुरानी आदत है। पहले 400 पार कर दो तो संविधान बदल देंगे, फिर बाबा साहब का कभी मान नहीं किया, बाबा साहब का हमेशा अपमान किया, अब बाबा साहब के कसीदे पढ़ने शुरू। तो ये तो उनका हम तो पहले दिन से संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान को अंगीकृत करने वाले लोग हैं। इन्होंने तो बहुत दिनों तक माना भी नहीं था। तो हम लोग तो बाबा साहब के सपनों का हिंदुस्तान चाहते हैं, हम लोग बाबा साहब के सपनों को सच करना चाहते हैं। दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि भारत के संविधान के अनुसार जो है राज्यसभा लोकसभा को निर्देश नहीं दे सकता है क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए हैं, इसलिए लोगों के मन में ये कोई पहली बार हुआ है क्या? पहली बार तो नहीं हुआ ना। तो जब ये पहली बार नहीं हुआ तो इस तरह की बात करना मैं समझता हूँ अनुचित है। तो इमरान मसूद को भी सुन रहे थे हम, उन्होंने भी वही सवाल किया है कि जिस चीज पर आज बीजेपी को आपत्ति हो रही है या बीजेपी सांसदों की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, यहां तक कि जगदीप धनखड़ का भी बयान था, वो कहीं ना कहीं यही था कि सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे से बाहर जा रहा है। तो क्या ये पहली बार हो रहा है? पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता रहा है। आम जनता को जब भी सरकार की कोई चीज पसंद नहीं आती है, कोई फैसला पसंद नहीं आता है, तो आम जनता के पास सुप्रीम कोर्ट ही एक रास्ता बचता है अपनी बात रखने का। वहां से एक उम्मीद होती है आम जनता को, यहां से न्याय मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट हमेशा हस्तक्षेप करता रहा है सरकार के कामों में और उस वही वजह है कि आम जनता का भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर आज भी कायम है। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है जो कि उसे करना चाहिए, तो बीजेपी को या बीजेपी सांसदों को, बीजेपी नेताओं को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? ये एक बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो रहा है अविनाश जी। हाँ, ये सबसे बड़ी बात वही है, जो सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है। भाई सरकार को अपना काम करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि भाई किसी भी विधेयक को यदि आता है और उस पर चैलेंज किया जाता है तो उसकी न्याय समीक्षा करने का। संसद का काम किसी भी कानून को बनाने का है। तो सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बना तो नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से हमेशा यही कहा है कि भाई ये चीज़ें, इस समस्या को लेकर कानून में कुछ नहीं है तो आप इस पर कोई कानून बनाइए ताकि सुप्रीम कोर्ट उसके आधार पर फैसला कर सके। नहीं तो आर्टिकल 142 की जरूरत सुप्रीम कोर्ट, ऐसा तो नहीं कि हर मामले में वो आर्टिकल 142 ले आता है। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल आप आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा समय हो गया है, उसके बाद भी 700-800 बार सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ऐसा नहीं कि हर मामले में इस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा हो। और वो भी बहुत ही कम ऐसे मामले हैं जहां वो सरकार के खिलाफ इस आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहा हो। बाकी दूसरे कई मुद्दे इस तरीके के आते हैं। तो जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे रहा है तो ये भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच वो फैसला दे रही है। 2 सदस्यीय, 3 सदस्यीय और संवैधानिक पीठ के फैसले होते हैं। उन फैसलों पर सरकार को आपत्ति यदि जतानी है तो आप रिव्यू पिटीशन डालिएगा। सरकार की तरफ से अभी तक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन तो नहीं गई कि भाई 2 सदस्यीय बेंच ने जो आदेश दिया राज्यपाल की शक्तियों को लेकर, भाई आपको अगर कोई आपत्ति है तो आप सड़क पर बयान क्यों दे रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट से वो बोलिए कि भाई आप 3 सदस्यीय या संवैधानिक बेंच गठित कीजिएगा इस मामले में, वो फैसला दे, वो मंजूर होगा। लेकिन आपने अभी तक उस पर कोई रिव्यू पिटीशन तो लगाई नहीं है। और आपके नेताओं के जिस तरीके के बयान आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से धर्म तो छिड़ जाएगा, और CGI के जो फैसले हैं, भाई CGI अभी तक ऐसा कौन सा फैसला दे दिया है? उन्होंने वक्फ कानून पर अभी तक तो रोक भी नहीं लगाई है, सिर्फ अंतरिम आदेश दिया है। और अंतरिम आदेश में भी ऐसा नहीं है कि सारे जो वक्फ कानून के सारे क्लॉज रोक दिए। इवन सरकार के जो वकील थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने ही बोल दिया था कि भाई तब तक के लिए कोई ऐसा नहीं हो जाएगा। ना तो सरकार की तरफ से कोई नियुक्ति हो रही है और ना ही वक्फ के जो पुराने जो मस्जिदें हैं या दरगाहें हैं उन पर कब्जे की कोशिश हो रही है। तो 5 तारीख तक के लिए खाली रोक, अंतरिम आदेश जारी किया गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आया है, लेकिन सरकार को ये समझ में जरूर आ रहा है कि CGI संजीव खन्ना रिटायर जो 13 तारीख को हो रहे हैं,
उससे पहले वो इस मामले की सुनवाई करके फैसला सुना सकते हैं। और उन्होंने जिस तरीके के सवाल 2 दिन की सुनवाई में सरकार से पूछे हैं, उससे सरकार को भी समझ में आ रहा है कि क्योंकि विपक्ष के सवालों को तो आप एक तरीके से किनारे कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यदि कोई सवाल पूछ रहा है तो आपको जवाब देना होगा। नहीं तो फिर जाहिर सी बात है कि कोर्ट को यदि लगेगा कि भाई ये गलत कानून है तो उस पर वो रोक लगाने से पीछे नहीं हटेगा। और इसी का डर बीजेपी को दिखाई दे रहा है, और वही बयान पहले उपराष्ट्रपति की तरफ से आता है और उसके बाद बीजेपी के दूसरे नेताओं उसी लाइन पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर साफ हो चुका है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी जब बीजेपी के खिलाफ जाता दिखाई देगा तो वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ेगी। यानी पहले अगर विपक्ष के या विरोधियों के बयान आते थे, आलोचना करते थे वो सरकार के फैसलों की, सरकार की टिप्पणियों की, सरकार की नीतियों की, तो उनके खिलाफ एक्शन होते थे। जिस तरह से ईडी सीबीआई एक्टिव रहती है, या अभी आप देख ही रहे हैं कि लगातार जैसे राजस्थान में या ईडी जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर अचानक से एक्टिव हुई है और कांग्रेस उसके खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। खुद एक बाकायदा मीटिंग भी बुलाई गई कांग्रेस की तरफ से, उसमें भी एक रणनीति तय की गई कि कैसे ईडी के खिलाफ जो है पूरे देश भर में प्रदर्शन करना है, कैसे ईडी के एक्शन का विरोध करना है। इसको लेकर एक मीटिंग में पूरी रणनीति तैयार की गई। यानी साफ है कि सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं कि ईडी के जरिए कैसे डराया जाता है। लेकिन अब यहां देखने को मिल रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के खिलाफ जाता दिखाई देगा तो उस पर भी बीजेपी चुप नहीं बैठेगी और वो सुप्रीम कोर्ट को भी घेरने की कोशिश करेगी। ये सारी चीजें बता रही हैं कि अब बीजेपी अपनी मनमानी के रास्ते पर किस तरह आगे बढ़ती जा रही है। यानी जो आरोप लगते हैं बीजेपी पर, वो निशिकांत दुबे का जो बयान आया है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सीधा सीधा धमकी भरे लहजे में उन्होंने कहा है कि आगे अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार सीजीआई संजीव खन्ना होंगे, सुप्रीम कोर्ट होगा। यानी साफ है कि जो आरोप लगते हैं विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी मनमानी करती है और तानाशाही कर रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी पर लगने वाले उन आरोपों पर मोहर लगती दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है बीजेपी पर जो आरोप लगते हैं ईडी को लेकर, उसको लेकर तो कई बार बीजेपी नेताओं का ही बयान आ जाते हैं कि भाई ईडी के छापे पड़ जाएंगे, इस पर पड़ जाएंगे, उस पर पड़ जाएंगे। और जो बयान बीजेपी का बड़ा नेता देता है ईडी को लेकर, यदि किसी नेता पर निशाना साधता है तो हम ये कई बार ये देखते भी हैं कि ईडी तत्काल एक्टिव होती है और अगले ही दिन उसके खिलाफ छापेमारी भी शुरू हो जाती है। तो ईडी के जरिए आप धमकी भी देते हैं, ईडी के बीजेपी के इशारे पर ईडी काम भी करती है, इस तरीके का आरोप ही नहीं लगते हैं, बल्कि आरोप ये दिखाई भी देते हैं, क्योंकि आरोप का कोई हवा में नहीं लगाए जा रहे हैं। आप ये देखिए ईडी जो नेशनल हेराल्ड मामले में अचानक ईडी की सक्रियता क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही गुजरात में राहुल गांधी के दौरे शुरू होते हैं, जैसे ही कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में होता है, वह उस तुरंत ही ईडी एक्शन में आ जाती है और राहुल गांधी जो नेशनल हेराल्ड वाला मामला होता है उसमें तुरंत चार्जशीट पेश हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि ईडी पर तो सवाल है ही है, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं उससे सीधा सीधा ये मामला वही है कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी अपने दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। यानी साफ है अब ये मामला बहुत तेजी से बढ़ रहा है और विपक्ष की तरफ से भी कमर कस ली गई है कि इस मुद्दे को लेकर वो शांत नहीं बैठेगा। देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है निशिकांत दुबे के इस बयान के खिलाफ याचिकाएं लगाई जाएं उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस का कहना है या तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसे हल्के में नहीं लिया जाएगा और ना ही लेना चाहिए। तो अब देखना होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को और कैसे भुनाता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या एक्शन लिया जाता है या क्या रुख अपनाया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। और जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पूरी टीम के लिए हमें सहयोग देने के लिए और जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। और इसी के